अभी अभी घर में आरती की घंटी बजी थी। पूजा का समय था। सुमित्रा देवी ने तुलसी को जल दिया, दिया रखा और धीरे धीरे वापस आंगन में आकर बैठ गईं। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में वो झील सी गहराई थी जो बहुत कुछ कहती तो थी पर सुनी नहीं जाती थी। सुमित्रा 48 वर्ष की विधवा, पिछले 12 सालों से अपने बड़े संयुक्त परिवार में सिर्फ बहुओं की सास बनकर रह गई थी। पति का देहांत अचानक हार्ट अटैक से हुआ था और तभी से उन्होंने सफेद साड़ी ओढ़ ली थी, जैसे जीवन ने रंगों से उनका नाता ही तोड़ दिया हो। पर उस दिन कुछ बदला था। सुबह की चाय पर जब सभी लोग एकत्र हुए, सुमित्रा ने धीमे किंतु ठोस स्वर में कहा, मैं शादी करना चाहती हूँ। पल भर को ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। कप में चाय छलक कर मेज पर गिर पड़ी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले बोलने वाली थी बड़ी बहू कविता। क्या कहा आपने अम्मा? शादी? इस उम्र में? और वो भी आप? सबसे छोटा बेटा दीपक, जो अक्सर माँ के सबसे करीब था, वो चुप था, लेकिन उसका चेहरा साफ बता रहा था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा। बड़ी बहू के बाद मंझले बेटे की पत्नी रीना बोली, हम समाज को क्या जवाब देंगे? मोहल्ले में लोग क्या कहेंगे? सुमित्रा ने सबकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उनकी आवाज अब भी शांत थी, पर उसमें पहली बार एक नए जीवन की चाह झलक रही थी। मुझे किसी के लिए नहीं, खुद के लिए जीना है। मैं अब अकेले नहीं रह सकती। घर के बुजुर्ग काका जी, जो 75 साल के हैं और पूरे परिवार के फैसलों में अंतिम मुहर होते हैं, उन्होंने अपनी आंखों से चश्मा उतारते हुए कहा, जिस औरत ने हमारे खानदान को जोड़े रखा, अब वही ऐसा फैसला ले रही है। इसे तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। उनके शब्दों में नाराजगी से ज्यादा हैरानी थी, पर उस सन्नाटे में सबसे कोमल आवाज आई, दादी, क्या आप फिर से दुल्हन बनेंगी? ये 5 साल की नातिन गुड़िया थी, जिसकी आंखों में उत्सुकता और मुस्कान दोनों थी। शायद वही पहली थी जिसने इस ख्याल को दिल से स्वीकार किया। सुमित्रा मुस्कुराई और पहली बार उस मुस्कान में उदासी नहीं थी। सुमित्रा के उस एक वाक्य ने जैसे पूरे घर में तूफान ला दिया था। शब्द तो बस कुछ ही थे, पर उनकी गूंज हर कोने में फैल गई थी, जैसे दीवारों के भी कान हो, और वो कान अब फुसफुसाने लगे थे। किचन में बड़ी बहू कविता बर्तन धोते धोते बड़बड़ा रही थी, अब तो जीने का तरीका ही बदल गया है। आज की सासें शादी की बात कर रही हैं, शर्म तक नहीं बची। मंझली बहू रीना ने चाय का प्याला जोर से रखा। कल को हमें भी कहेंगी कि फिर से शादी कर लो अगर पति न रहे, घर है या टीवी सीरियल। उनकी बातें सुमित्रा तक नहीं पहुंची, लेकिन उनकी निगाहें बहुत कुछ कह रही थीं। दोपहर को छत पर दीपक अकेले बैठा था। माँ का वो वाक्य उसके दिल में हलचल मचा रहा था। क्या माँ सच में अकेली हो गई है? पर क्या शादी ही रास्ता है? उसे याद आया, बचपन में माँ ने कैसे बिना थके तीनों भाइयों की पढ़ाई, शादी, घर सब संभाला था। शायद हमने कभी पूछा ही नहीं कि माँ क्या चाहती हैं। उधर मोहल्ले में सुमित्रा की एक पुरानी सहेली पुष्पा चाची, जो हर किसी की खबर रखती थी, पड़ोसन को बता रही थी, अरे भगवान, सुना, सुमित्रा जी फिर से ब्याह करना चाहती हैं। अब तो विधवाओं के भी नए जमाने आ गए हैं। ये खबर हवा की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। हर दरवाजे पर फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी थीं। पर उस रात सुमित्रा अकेले आंगन में बैठी थी। आकाश में आधा चांद चमक रहा था। उनके मन में सवालों की आंधी थी, लेकिन एक कोमल आवाज फिर उनके पास आई। गुड़िया उनके पास बैठी और बोली, दादी, आप जब दुल्हन बनेंगी तो लाल साड़ी पहनेंगी ना? सुमित्रा की आंखें भर आईं, पर उन्होंने सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। हाँ बेटा, अगर सब मान जाए तो जरूर। सुमित्रा ने अगली सुबह ही तय कर लिया था, अब और नहीं सहना। इस फैसले में कोई साथ हो या ना हो, पर खुद से झूठ नहीं बोलेंगी। उसी दिन दोपहर को वो मायके के लिए निकल पड़ी, एक छोटी सी पोटली और मन में भारी उलझने लेकर। 22 साल बाद वो मायके की दहलीज पर खड़ी थी। दरवाजा खोला उनके छोटे भाई शशिकांत ने। एक पल को उन्हें पहचान नहीं पाया, फिर हैरानी और अपनापन साथ साथ उभरा। दीदी, आप? अचानक? सब ठीक है ना? सुमित्रा हल्की सी मुस्कुराई। ठीक हूँ, बस बात करनी थी तुमसे। अंदर बैठक में चाय नमकीन के बाद जब माहौल थोड़ा सहज हुआ, सुमित्रा ने कहा, शशि, मैं फिर से शादी करना चाहती हूँ। शशिकांत का चेहरा एक पल में जैसे सूख गया हो। उसकी पत्नी मधु, जो रसोई में थी, वो भी सुनकर बाहर आ गई। क्या कहा दीदी? शादी? इस उम्र में? और लोग क्या कहेंगे? मधु ने सीधा सवाल दागा। सुमित्रा ने शांति से जवाब दिया, लोग क्या कहते हैं वो तो मैंने बहुत सालों से सुना है। अब जो मैं कहना चाहती हूँ वो पहली बार कहा है। शशिकांत उठकर खिड़की के पास चला गया। उसे याद आया कैसे बहन ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर उसकी पढ़ाई के लिए पैसा जुटाया था, कैसे शादी के बाद मायके का रिश्ता निभाती रही, हर तीज, हर त्योहार, हर संकट में सबसे पहले साथ आई।
कुछ देर चुप रहने के बाद वो पलटा और बोला, अगर तू खुश है दीदी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। सुमित्रा की आंखें भीग गईं। पहली बार किसी ने बिना सवाल किए उन्हें समझा था। मधु अब भी उलझन में थी, लेकिन शशि ने साफ कहा, हम समाज से नहीं डरेंगे। अगर हमारी बहन एक नई जिंदगी चाहती है तो उसे पूरा हक है। सुमित्रा ने सिर झुकाकर भाई के पैरों को छूना चाहा, लेकिन उसने झुककर उन्हें गले से लगा लिया। मायके से लौटने के बाद सुमित्रा का चेहरा थोड़ा हल्का लग रहा था। शायद पहली बार किसी ने उनका साथ दिया था, बिना दया के, बिना संकोच के। अब अगला कदम था उस इंसान से मिलना जो उनके भविष्य का हिस्सा बन सकता है। नाम डॉक्टर अमरनाथ। पुराने कॉलेज के मित्र। 40 साल पहले सुमित्रा के साथ एमए में पढ़ते थे। पढ़ाई में तेज, स्वभाव में शांत और भावनाओं में गहरे। सुमित्रा की डायरी में कभी वो बस ए नाम से दर्ज थे। वो रिश्ता कभी खुलकर नहीं कहा गया, और शादी के बाद तो वो जिंदगी के किसी और मोड़ पर चले गए। पर कुछ महीने पहले फेसबुक पर संदेश आया था, अगर कभी बात करनी हो तो याद रखो दोस्ती आज भी जिंदा है। सुमित्रा ने हिम्मत करके एक मैसेज भेजा, क्या हम मिल सकते हैं? जवाब आया कुछ ही देर में। कब और कहाँ? कॉफी हाउस, दोपहर 3 बजे। वही जगह जहाँ कॉलेज के दिनों में बहसें होती थीं, किताबों, कविताओं और जिंदगी पर। सुमित्रा सफेद साड़ी में नहीं थी आज, हल्का गुलाबी सूट पहना था, जैसे मन ने खुद से समझौता नहीं, साज संवर कर उम्मीद की थी। अमर पहले ही पहुंच चुके थे। बाल थोड़े सफेद, चाल धीमी, पर आंखें वैसी ही आत्मीय। सुमित्रा, अमर, दोनों मुस्कुराए, जैसे समय ने उन्हें वहीं रोक रखा हो जहां से रिश्ता कभी ठहरा था। चाय मंगवाने के बाद अमर बोले, तुमने मिलने का कहा, यही बहुत बड़ी बात है। क्या बात है? सुमित्रा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं दोबारा शादी करना चाहती हूँ अमर, और सोच रही हूँ क्या तुम इस रास्ते पर मेरे साथ चलना चाहोगे? अमर की आंखों में कोई चौंकाहट नहीं थी, बल्कि एक सुकून था, जैसे वो सवाल वो खुद से भी पूछ चुके हों कई बार। अगर तुम तैयार हो तो मैं बहुत पहले से तैयार हूँ सुमित्रा, बस तुम्हारा इंतजार था। दोनों मुस्कुराए, जैसे बरसों की तिजोरी खुली हो और उसमें सिर्फ उम्मीद निकली हो। रविवार का दिन था, सभी सदस्य घर पर थे। सुमित्रा ने खुद ही परिवार को बैठक में बुलाया, बिना किसी डर, बिना किसी लाग लपेट के। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था, पर दिल अंदर से धड़क रहा था। मैंने अपने जीवन का निर्णय ले लिया है और आज मैं आप सबको उसका हिस्सा बनाना चाहती हूँ। बड़ी बहू कविता ने फिर से वही व्यंग्य से लिपटी मुस्कान दी। फिर से वही बात अम्मा, अब क्या लड़का भी तय कर लिया है? सुमित्रा ने सीधे कहा, हाँ, और वो कोई अजनबी नहीं है, तुम सब उसे नाम से जानते ही हो, डॉक्टर अमरनाथ। कमरे में सन्नाटा। मंझले बेटे ने चौंक कर पूछा, अमरनाथ, वही जो कॉलेज में आपके साथ पढ़ते थे, जो कभी घर भी आए थे 1-2 बार? सुमित्रा ने सिर हिलाया, हाँ वही। अब बड़ी बहू उठ खड़ी हुई, जैसे उसके सब्र का बांध टूट गया हो। वाह अम्मा, तो मतलब पहले से ही सब तय था, अब हमें बस सूचना देने आई हैं आप? इतना बड़ा धोखा। दीपक, जो अब तक चुप था, पहली बार बोला, भाभी, धोखा क्यों? माँ ने कुछ छिपाया नहीं, और अगर वो अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहती हैं तो क्या ये गलत है? मंझले बेटे की पत्नी रीना बोली, पर माँ ने किसी से पूछकर तो कुछ नहीं किया, ऐसे फैसले परिवार की सहमति से होते हैं। सुमित्रा ने गहरी सांस ली और कहा, तो क्या मेरे अकेलेपन की सहमति ली किसी ने? जब मैं हर रात अपने कमरे में चुपचाप रोई, तब किसी ने पूछा कि जीना कैसा लग रहा है। एकदम खामोशी छा गई। कुछ पल बाद सबसे छोटा बेटा दीपक उठकर माँ के पास आया और बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ माँ, और अगर तुम्हारा चुना हुआ इंसान वो है जो तुम्हारे अतीत को भी समझता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं। बात वहीं नहीं रुकी, अब घर बन चुका था, 2 रायों में, 2 सोचों में। बड़े और मंझले बेटे अब भी विरोध में थे, लेकिन दीपक और गुड़िया की मासूमियत के साथ सुमित्रा के पास उम्मीद थी। घर के अंदर का बंटवारा तो हो ही चुका था, अब बाहर की दुनिया ने भी कान खड़े कर लिए थे। मोहल्ले के चौक पर, चाय की दुकान पर, मंदिर के आंगन में, यहाँ तक कि किराना की दुकान तक, हर जगह एक ही चर्चा थी, सुमित्रा जी को क्या हो गया है? वो डॉक्टर अमरनाथ से शादी कर रही हैं सुना है। इस उम्र में विधवा होकर। बातों में तंज भी था और झर भी। एक दिन मंदिर के बाहर सुमित्रा जब तुलसी पर जल चढ़ा रही थी, तब कुछ औरतें पीछे खड़ी होकर फुसफुसाने लगीं, तुलसी को जल देने आई है, अब तो सुहागिन बनने जा रही है ना। शर्म तो रही नहीं आजकल की विधवाओं में। सुमित्रा ने सुना, पहली बार नहीं था ये, लेकिन अब वो चुप नहीं रही। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप सब ठीक कह रही हैं, मैं फिर से शादी कर रही हूँ,
पर ना आप में से किसी ने मेरी रातों की तन्हाई देखी, न मेरे बच्चों के लिए मेरी कुर्बानियाँ। तो अब मेरी खुशियों पर भी आपका कोई हक नहीं। औरतें चुप हो गईं, एकदम खामोश। कभी कभी जवाब शब्दों से नहीं, आत्मविश्वास से दिया जाता है। उधर अमर, उनके क्लिनिक में कुछ मरीज अब खुलकर बातें कर रहे थे। डॉक्टर साहब, शादी की बधाई तो देनी चाहिए, अब आपका तो चैनल शुरू होना चाहिए जी, दूसरी पारी। अमर हर टिप्पणी को मुस्कुरा कर टालते, पर एक दिन जब उनके पुराने साथी डॉक्टर मिश्रा ने कहा, अमर तुम वाकई इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हो, समाज मानेगा? तो अमर ने बस एक बात कही, मैं समाज से नहीं पूछ रहा, मैं अपने दिल से पूछ रहा हूँ, और वो पहली बार खुश है। लेकिन ये कहानी सिर्फ बोलने वालों की नहीं थी, अब कुछ करने का वक्त था। सुमित्रा और अमर ने तय किया कि शादी कोर्ट मैरिज से होगी, किसी तामझाम, शोर या समाज की परवाह के बिना। शादी से एक दिन पहले सुमित्रा की आंखें जल्दी खुल गईं। न ज्यादा नींद आई थी न सपने, लेकिन दिल हल्का था, जैसे बरसों बाद कोई बोझ उतरने वाला हो। दीपक ने ही कोर्ट मैरिज की सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी थी। गुड़िया सुबह से ही कह रही थी, दादी मैं आपकी चूड़ियां खुद पहनाऊंगी। सुमित्रा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा दी। उधर अमर भी तैयारी में थे। क्लिनिक एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया था, पुराने कोट को प्रेस करवा लिया था और एक छोटा सा गुलाब खरीद लिया था, जिसे वो शादी के दिन सुमित्रा को देना चाहते थे। शब्दों से ज्यादा फूल कह देते हैं, उन्होंने सोचा। पर शाम होते होते सब बदल गया। घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दीपक ने दरवाजा खोला। सामने थे बड़े भाई और मंझला भाई, चेहरे पर गुस्सा, हाथ में वकील का नोटिस। माँ ये शादी नहीं कर सकती, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। दीपक सन्न रह गया। क्या तुम माँ के खिलाफ केस करोगे? मंझले भाई ने ठंडे स्वर में कहा। ये परिवार की इज्जत का मामला है। इस उम्र में माँ की शादी का मतलब है पूरे खानदान पर दाग, और हम ये नहीं होने देंगे। सुमित्रा बाहर आई। आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ ठहराव था। तुम्हारी माँ जब 3-3 बच्चों की जिम्मेदारी उठा रही थी, तब तुम्हें खानदान की इज्जत याद नहीं आई। अब जब मैं खुद के लिए जीना चाहती हूँ, तो तुम मुझे बदनाम कह रहे हो। बड़े बेटे ने कठोर आवाज में कहा, अगर आप ये शादी करती हैं तो हमारा रिश्ता खत्म। कमरे में कुछ पल के लिए कुछ भी नहीं बोला गया। दीपक ने चुप्पी तोड़ी। तो खत्म ही हो जाए रिश्ता। अगर माँ को छोड़ना ही था तो इतने साल क्या सिर्फ बोझ ढो रहे थे? सुमित्रा का गला रुंध गया। वो जानती थी ये उनकी आजादी की कीमत है, कि अपने ही बेटे उन्हें छोड़ने को तैयार हैं। रात भर वो खिड़की के पास बैठी रही। चांद फिर अधूरा था, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं, चमक रहा था। सुबह 9 बजे कोर्ट के बाहर हल्की सी धूप थी। सुमित्रा ने लाल साड़ी पहनी थी, वही जो उनकी माँ ने मायके से दी थी और जिसे उन्होंने कभी शादी के बाद छुआ तक नहीं था। कानों में छोटे मोती, मांग में हल्की सी सिंदूर की रेखा, जो अब किसी की नजरों के लिए नहीं, बस अपनी इच्छा से लगाई गई थी। अमर पहले से इंतजार कर रहे थे, हाथ में वही गुलाब का फूल। तुम आ गई, उन्होंने कहा। अब जिंदगी भी आ गई। दीपक और गुड़िया 2 गवाह थे। गुड़िया की आंखों में उत्साह था, जैसे वो अपनी सबसे प्यारी परिकथा का हिस्सा बन रही हो। दीपक की आंखों में गर्व, जो किसी बेटे की आंखों में माँ को दुल्हन बनते देख पहली बार उभरा था। कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया शुरू हुई। फॉर्म भरने, दस्तखत करने, फोटो खिंचवाने, हर एक पल में सुमित्रा के हाथ थोड़ा कांपते थे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी पूरे मन से। तभी दरवाजा खुला। सबकी आंखें उधर गईं। बड़े बेटे और मंझले बेटे की पत्नियां अंदर आईं। सभी चौंक गए। बड़ी बहू कविता के हाथ में एक डिब्बा था। उसने आगे बढ़कर सुमित्रा की ओर बढ़ाया। ये मिठाई है अम्मा, हमें देर से समझ आया, पर अब समझ आ गया। आपने जो किया वो गलत नहीं था, गलत हम थे जो आपकी खुशियों से डर गए। कोर्ट रूम के बाहर मिठाई बंटी, फोटो खींचे। गुड़िया तो हर किसी से कह रही थी, मेरी दादी आज दुल्हन बनी है, देखो कितनी सुंदर लग रही है। एक महिला वकील जो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा रही थी, वो मुस्कुरा कर बोली, मैम मैंने बहुत शादियां रजिस्टर की हैं, लेकिन आपकी जैसी हिम्मत कम लोगों में देखी है। सुमित्रा ने हल्का सिर झुकाकर धन्यवाद कहा। अमर और सुमित्रा साथ साथ गाड़ी में बैठे, पहली बार, बिना किसी छुपाव के, बिना किसी डर के। गाड़ी धीरे धीरे मोहल्ले की ओर बढ़ी, जहां हर छत से झांकती निगाहें अब देखने को उतावली थीं, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता था। दीपक ने पहले ही घर में छोटा सा स्वागत रखवाया था। गुड़िया ने फूलों की माला खुद बनाई थी और जैसे ही सुमित्रा दरवाजे पर आई, उसने उछलकर उन्हें पहनाई। दादी, अब आप मेरी फुल टाइम परी बन गईं। मोहल्ले की कुछ औरतें भी आईं, कुछ चुपचाप, कुछ मुस्कुराकर। एक वृद्धा बोली, हमने अपने जमाने में ये सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी, आपने करके दिखाया बहन। रात को जब सब थम गया,
दीपक, गुड़िया और बाकी परिवार सो चुके थे तो अमर और सुमित्रा छत पर बैठे। नीचे सब शांत था और ऊपर पूरा चांद। अमर बोले, मैंने सोचा था ये उम्र सिर्फ गुजर जाने की होती है। तुमने सिखाया ये जीने की भी हो सकती है। सुमित्रा ने उनका हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, तुम भी तो वही हो जिसने मेरी चुप्पियों को सुना। अब जिंदगी की आवाज बन गए हो। और उस छत पर, उस चांदनी में 2 अधूरी जिंदगियां एक मुकम्मल कहानी बन गईं। शादी को 2 हफ्ते हो चुके थे। सुमित्रा और अमर अब एक साथ रह रहे थे, सुमित्रा के उसी पुराने घर में जो अब कुछ नया सा लगने लगा था। आंगन में तुलसी के पास रखी बेंच पर अब 2 चाय के कप रखे जाते थे। खामोशी अब बोझ नहीं लगती थी। अब वो 2 लोगों के बीच की सुकून भरी भाषा बन चुकी थी। लेकिन घर के बाहर दुनिया अब भी सवाल पूछती थी। दूसरे पति को घर में लाना, ये तो बच्चों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इस उम्र में प्यार, अब तो पूजा पाठ का वक्त होता है। सुमित्रा अब जवाब नहीं देती थी। वो सिर्फ मुस्कुरा कर कहती, अगर मेरी पूजा मेरी आत्मा का अपमान करती तो वो पूजा नहीं, पाखंड होती। दीपक ने घर में एक छोटा सा नेम प्लेट बदलवाया था, सुमित्रा एंड अमर, बस इतना। लेकिन उस पर मोहल्ले की बहुत सी आंखें अटक जाती थीं। एक शाम गुड़िया स्कूल से लौटी और बोली, मम्मी, टीचर ने पूछा, तुम्हारी दादी के साथ जो अंकल आते हैं वो कौन है? मैंने कहा, मेरे दादा। सुमित्रा मुस्कुराई, सही कहा बेटा, वो अब तुम्हारे लिए दादा ही है और मेरे लिए जिंदगी। अमर भी अब खुलने लगे थे। शुरू में वो थोड़ा संकोच में थे। घर के अंदर उनका नया स्थान तय करना आसान नहीं था। लेकिन जब एक रात दीपक उनके साथ बैठकर बोला, अमर अंकल नहीं, अब आपको पापा जी कहेंगे। अमर की आंखें भर आईं। मैं ये दर्जा मांग नहीं सकता था, पर आपने दे दिया, इससे बड़ी बात कुछ नहीं। सुमित्रा ने ये सब देखा और पहली बार महसूस किया कि एक औरत सिर्फ शादी नहीं करती, वो अपने लिए सम्मान चुनती है। लेकिन एक खत अब भी बाकी था। उसी मोहल्ले की कॉलोनी कमेटी से नोटिस आया, आपकी शादी हमारे पारंपरिक मूल्यों के विरुद्ध है। आपसे निवेदन है कि आप बैठक में आएं और अपनी स्थिति स्पष्ट करें। सुमित्रा हंसी, मैंने तो अपनी स्थिति खुद से स्पष्ट कर ली है, अब और किसी अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं। लेकिन अमर बोले, जाओ सुमित्रा, कभी कभी जवाब देने नहीं, मिसाल बनने जाना पड़ता है। कॉलोनी कमेटी की बैठक रविवार को थी, मंदिर परिसर में। लंबी लकड़ी की कुर्सियों पर सफेद कुर्तों वाले कुछ बुजुर्ग बैठे थे जो खुद को परंपरा का रक्षक मानते थे। सामने बिछी चटाई पर मोहल्ले के लोग, कुछ उत्सुक, कुछ नाखुश, कुछ बस तमाशा देखने वाले। और फिर आई सुमित्रा, सर उठाकर साड़ी के पल्लू को सावधानी से ठीक करती हुई। उनकी चाल में न घमंड था, न डर, बस आत्मसम्मान था। बिना किसी भूमिका के कमेटी अध्यक्ष ने कहा, आप जानती हैं कि कॉलोनी की छवि पर आपकी हालिया शादी से असर पड़ा है। बुजुर्गों, विधवाओं और बच्चों के लिए ये उदाहरण ठीक नहीं। हमें आपकी स्थिति जाननी है। सुमित्रा चुप रही, फिर धीमे से बोली, आपको मेरी स्थिति जाननी है? ठीक है, सुनिए। मैंने 22 साल अकेले बिताए। पति खोने के बाद बच्चों को बड़ा किया, आपकी बिरादरी के तानों के बीच जिंदा रही, कभी किसी से शिकायत नहीं की। जब मेरी चूड़ियां उतरी तब आपने आकर ये नहीं कहा कि अब मैं अधूरी हूँ। फिर आज जब मैंने फिर से उन्हें पहन लिया तो आप कह रहे हैं मैं बुरी हूँ। आपको मेरी शादी से तकलीफ है क्योंकि आपको आदत नहीं कि एक औरत अपने मन की करे। पर सुन लीजिए, मैंने अपनी जिंदगी समाज से उधार नहीं ली थी, तो अब इजाजत भी नहीं लूंगी। कुछ देर खामोशी रही। पीछे से एक वृद्धा की आवाज आई, बेटी ने जो किया सही किया, काश हम में भी इतनी हिम्मत होती। फिर एक युवक बोला, मेरी माँ भी विधवा है, काश वो भी ऐसा सोच पाती। और फिर धीरे धीरे जैसे कोई जमी हुई बर्फ पिघलती हो, कुछ ताली बजने लगी। एक एक कर लोग खड़े हो गए। न किसी परंपरा का अनादर हुआ था, न कोई संस्कार टूटा था। टूटी थी तो सिर्फ पुरानी बेड़ियां। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सोच है। अगर आप भी मानते हैं कि हर उम्र में नई शुरुआत हो सकती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक क्लिक किसी और को नई रोशनी दे सकता है। और हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।